हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सतरी कोट चिन्हट से मैं आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी इसी क्रम में आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन की तैयारी करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी के छात्र एवं छात्राएँ हैं, इन सभी के लिए या फिर जो कि जो जेएनएम या एएनएम नर्सिंग इसकी कोर्स कर रहे हैं, सभी के लिए कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, यानी इसको बोलते हैं संचारी रोग के बारे में आप सभी को कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भारत एक देश है वो विकासशील देश है, इसलिए विशेष रूप से स्वास्थ्य की बात करें तो अगर महामारी विज्ञान और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के जो है महामारी विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा सामना कर रहा है। अगर देखा जाए कि लोगों की जो जीवन शैली है या कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं समय समय पर, तो अब तो देखा जाए कि जो कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिसके कारण से हमारा जीवन शैली, हमारा रहन सहन या फिर हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर देखा जाए कि संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात अगर हम करते हैं, जिसकी हम बात आज चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ये कह सकते हैं कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकती है। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कि स्थानांतरित हो रही है। संचारी रोग का मतलब है कि एक व्यक्ति या तो फिर जानवर हो या फिर मनुष्य हो, एक दूसरे से दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी को, एक जानवर से दूसरे जानवर को फैल रहा है। व्यक्ति या जानवर एक दूसरे को स्थानांतरित कर रहे हैं उस डिजीज़ को, तो ऐसे डिजीज़ को हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या संचारी रोगों के श्रेणी में आता है। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर ये संचारी रोग की बात जिनकी हम कर रहे हैं, तो इस संचारी रोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन की बात अब हम करते हैं आगे एक एक करके। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम एक एक डिजीज़ को एक एक डिजीज़ को हम सिस्टम वाइज पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर हम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ डिपेंड अपॉन काजेटिव एजेंट। सबसे पहले की बात करते हैं तो काजेटिव एजेंट क्या होते हैं। देखिए, एक टर्म आएगा काजेटिव एजेंट। देखिए, काजेटिव एजेंट का मतलब होता है कि कारक, संचारी रोग का कारक क्या कौन है। देखिए, संचारी रोग का कारक कौन है, मुख्य कारक क्या है, कारण क्या है, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन पे हम सबसे पहले आते हैं। तो संचारी रोग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये कई बेस्ड पर किया गया, कई कारकों के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो काजेटिव एजेंट के बेस्ड ऑन काजेटिव एजेंट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। नंबर एक क्या है, काजेटिव एजेंट, यानी कारकों के बेस पर जो है संचारी रोग का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वो काजेटिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ये हमारे काजेटिव एक एजेंट जो है, ये हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, इसी के साथ साथ आपका हेलमिंथिस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और इसी के साथ साथ हेलमिंथिस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और आपके साथ साथ जैसे फंगस भी हो सकता है। फंगस के साथ साथ आपका रिकेट्सियल डिजीज भी हो सकती है, रिकेट्स और स्पायरोकीटल इन्फेक्शन। यानी कि अगर हम
संचारी रोग की बात कर रहे हैं तो संचारी रोग के क्लासिफिकेशन के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो संचारी रोग का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले काजेटिव एजेंट यानी कि कारक क्या है उसके आधार पर किया गया है। तो आपका जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण के से हो सकता है, दूसरा वायरस के कारण से, प्रोटोजोआ के कारण से, फंगस के कारण से, रिकेट्सियल डिजीज़ के कारण से, हेलमिंथिस तमाम कृमि की वजह से, या फिर रिकेट्सियल इन्फेक्शन या फिर स्पायरोकीटल इन्फेक्शन या स्पायरोकीटल डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके आप सभी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले काजेटिव एजेंट की बात अगर हमने किया है तो यहाँ पर हमने लिखा है कि काजेटिव एजेंट बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया के कारण से जो डिजीज़ हो जाती है उन डिजीज़ का हम एक एक दो दो करके आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पूरी डिजीज़ आपको जो संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक एक डिजीज़ और उसके कारण क्या हैं, कैसे फैलता है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे निवारण होता है, ये सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है। सबसे पहले कारक क्या देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के कारण से होने वाले डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमको मिलता है कि बैक्टीरिया के कारण से डिप्थीरिया हो जाएगा, टिटेनस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा और कॉलरा होता है। ये डिजीज़ जो बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। बैक्टीरिया के कारण से कौन कौन सी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, डिप्थीरिया, टिटेनस, टाइफाइड और क्या मिलेगा, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा। ये डिजीज आपको देखने को मिल जाएगा डिप्थीरिया की वजह से। फिर आगे हम बैक्टीरिया की वजह से दूसरा कारक हम देखते हैं वायरस डिजीज। वायरस के कारण से वायरल डिजीज होगी। वायरल डिजीज कौन कौन सी है, मम्स, जिसको हम बोलते हैं गलसुआ, जहाँ पर ये हमारी यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है और पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं मम्स या गलसुआ, या इसको बोलते हैं पैराटिडोइटाइटिस, यानी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो गया है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जब आपको एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी या फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपको वीडियो बनाया था। उसमें ITIS का मीनिंग बताया था कि ITIS मतलब होता है स्वेलिंग मतलब कि सूजन, ठीक है। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। मम्स एक डिजीज़ है, गलसुआ वायरस इसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा आता है मीजल्स को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके साथ साथ आपका पोलियो का वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स का है, चिकन पॉक्स और रेबीज़। इनको भी एक एक करके हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो काजेटिव एजेंट वायरस के कारण से जो डिजीज़ हो रहे हैं वो मम्स हैं, मीजल्स हैं, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, रेबीज़ है। आगे फिर बढ़ते हैं हम प्रोटोजोआ के कारण से। तीसरा नंबर है प्रोटोजोआ के कारण से। प्रोटोजोआ के कारण से देखिए, आपने इंटर में ये पढ़ा होगा तमाम फाइलम, प्रोटोजोआ, पॉरीफोरा, फेरा, वही प्रोटोजोआ के डिजीज़ के बारे में बात हम कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ के कारण से हमारा जो डिजीज़ हो जाता है, नंबर 1 की बात करते हैं मलेरिया। देखिए, मलेरिया आप सुने होंगे, नाम से परिचित होंगे, इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से हम आगे कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिस्कस करेंगे। मलेरिया और क्या है, एमीबियासिस में जानते हैं कि जिसको पेचिस या अतिसार कह सकते हैं कि ज़्यादा पड़ने लगती है, तो आपको अमीबियासिस। और क्या है, तीसरा है काला एजार और क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। ये प्रोटोजोआ के कारण से होता है। आगे फिर हम बात करते हैं हेलमिंथिस डिजीज़ की। हेलमिंथिस डिजीज़ मतलब कि कुछ कृमि की वजह से जो डिजीज़ हो जाते हैं हेलमिंथिस, वो कौन कौन सी हैं, ये हमने बताया था कि कुछ प्रोटोजोआ हो गया। इसके साथ साथ हमने अब आपको बताया कि हेलमिंथिस की वजह से हेलमिंथिस की वजह से जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, टीनियासिस, जिसको बोलते हैं फीता क्रिम, टीनियासिस, एस्कीरियासिस, फैलियराइसिस और ट्राइकोआसिस एंड लीवर रोट। ये डिजीज़
इनके बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, जो कि हेलमिंथिस या किसी क्रिम के जो है कारण से होता है। इसका कारण क्या है इन डिजीज का, जो है हेलमिंथिस। हेलमिंथिस के कारण से एक तो आपको बता दिया हमने टीनियासिस, दूसरा हमने बताया फाइलियरियासिस। फाइलेरिया में पील पाँव, जो हाथी पाँव हो जाता है, हाथी की तरह पाँव हो जाता, भारी भारी स्वेलिंग से हो जाते हैं। और अगला बताया हमने ट्राइकोसासिस एंड बताया लीवर रोट। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप सभी को एक एक डिजीज़ करते हुए डिस्कस करेंगे। आगे फिर हम देखते हैं कि फंगल के कारण से कौन सी डिजीज़ हो रही है। ये फंगस के कारण से जो बताया था, तो फंगल के कारण से आप जानते हैं कि एक तो रिंग वर्म बहुत ही कॉमन है, रिंग वर्म, और दूसरा है एथलीट फूट। एथलीट फूट और रिंग वर्म बहुत ही कॉमन है। आप कम से कम आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है, फंगस डिजीज इज रिंग वर्म, एथलीट फूट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एथलीट फूट और रिंग वर्म ये दोनों फंगस के कारण से होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इन हुई क्या नाम हुए बैक्टीरियल डिजीज इज। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के कारण से डिप्थीरिया भी होता है, टिटनेस भी होता है, टाइफाइड भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, कॉलरा होता है, तो आप इस पे ऑल ऑफ द अबव, नहीं तो आप ऑप्शन उसमें ढूंढते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। तो अगला फिर आते हैं फंगस के कारण से। देखिए आपको दो चीज़ मिल गया, एक तो रिंग वर्म और दूसरा जो मिला है एथलेटिक फूट। आगे भी हम चलते हैं रिकेट्सियल डिजीज। रिकेट्सियल डिजीज में जो है इसके कारण से आपको टाइफस फीवर, टेंच फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, यानी कि रिकेट्सियल के कारण से आपको क्या क्या मिल रहा है। रिकेट्सियल के कारण से आपको जो मिल रहा है टाइफस फीवर मिल रहा है, टेंच फीवर मिल रहा है, क्यू फीवर मिल रहा है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर मिल रहा है। आगे फिर हम देख रहे हैं कि स्पायरोकीटल इन्फेक्शन के कारण से आपको सिफिलिस मिल रही है। आपको कौन सी डिजीज हो रही है, सिफिलिस। आपको बताया था अभी इसके पहले वीडियो में हम कि सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ये दोनों सिफिलिस और गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वेनरल डिजीज़ हैं। VDRL इसके लिए टेस्ट किया जाता है, इसको आपको पूरा हमने बताया था। आगे पहला बेस हमने बता दिया कि एजेंट के आधार पर या फिर काजेटिव एजेंट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया कम्युनिकेबल डिजीज़ का। आगे फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पर किया गया है, इसको हम आगे चल के आप सभी को डिस्कस करते हैं। आगे चल के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के सामने। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप सभी को समय समय पर NHM और की हर भर्ती के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी। आप इस वीडियो देख लेंगे तो 110% सारे क्वेश्चन आपसे उन्हीं पेपर पे आधारित हैं, सारे पेपर के आधार पैटर्न पे, आपके सिलेबस के ही आधार पर, और ये सारे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम सबसे पहले कहते हैं जो दूसरा आधार है हमारा, ये बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेबल डिजीज आर। अब बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड के आधार पर, ट्रांसमिशन मोड के आधार पर, यानी कि ट्रांसमिशन मोड के आधार पर अगर देखा जाए तो कम्युनिकेबल डिजीज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया कंटाजियस डिजीज और दूसरा हो गया नॉन कंटाजियस डिजीज। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड के आधार पर कम्युनिकेबल डिजीज को दो भागों में बांटा गया है। कंटाजियस डिजीज का मतलब होता है संक्रामी रोग। इन रोग में स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने पर ही संक्रमित हो जाता है। कंटाजियस डिजीज का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है किसी डिजीज से, तो उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी वो संक्रमित कर सकता है, से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं कंटाजियस डिजीज़। बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ लो, बहुत बार आता है कंटाजियस डिजीज़ इज, तो आप क्या उसमें लिखेंगे कि कंटाजियस डिजीज़ क्या है। इन दीज डिजीज़ द हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन।
इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर ही वो तुरंत जो है तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऐसे जो है पेशेंट का जो आप कह सकते हैं ऐसा कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो आपको बता दें हम, जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेप्रोसी है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी कंटाजियस डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे खसरा है, चेचक है, कुष्ठ रोग है, यौन संबंधित जो डिजीज़ेज हैं ये जो है आपकी कंटाजियस डिजीज़ेज है। आगे फिर हम आते हैं दूसरे पे, नॉन कंटाजियस डिजीज। नॉन मतलब जैसा नाम आपने सुन ही लिया हुआ, गैर संक्रामक रोग। ऐसे रोगों में संक्रमित व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति भोजन, पानी, हवा के से आने से संक्रमित अब देखिए क्या है इसका कह रहा, इन दिस डिजीज हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड फूड। ऐसे व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं, लेकिन दूषित पानी, दूषित हवा के संपर्क में आने से ऐसा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटाजियस डिजीज। यानी इन रोग में स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित भोजन, पानी और हवा के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है, और किसी संक्रमण युक्त व्यक्ति के संपर्क में आने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई इसके एग्जाम्पल क्या क्या देखने को आपको मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपके कॉलेरा हुआ, हैजा हुआ, एस्केरियासिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, कुछ मामले और हैं जिसके वेक्टर या होस्ट जो है शरीर में जो है इंजेक्ट किया जाता है, उसको हम गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत भी रखते हैं, जैसे मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये भी जो है नॉन कंटाजियस डिजीज़ हैं। तो आपको दोस्तों आज आप सभी को जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ की परिभाषा क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, क्लासिफिकेशन दो बेस पर हमने कराया। एक तो सबसे पहले हमने जो कराया है काजेटिव एजेंट के बेस पर, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पर कंटाजियस और नॉन कंटाजियस डिजीज़। कंटाजियस डिजीज़ वो हैं जो संक्रमित व्यक्ति है उससे संपर्क में आने से यदि हमको डिजीज़ हो जाता है तो कंटाजियस डिजीज़ है, जिसके एग्जाम्पल खसरा है, चेचक है, कुष्ठ रोग है, यौन संबंधित रोग है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं नॉन कंटाजियस डिजीज़, तो ऐसे डिजीज़ जो किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं बल्कि जो है दूषित हवा, दूषित पानी आदि के संपर्क में आने से अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि ही सफरिंग या सी इज सफरिंग फ्रॉम द नॉन कंटाजियस डिजीज। उसके एग्जाम्पल आपको बताया हमने, कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ये सारा एग्जाम्पल हुआ। कभी कभी ऐसा भी देखने को नॉन कंटाजियस डिजीज़ में मिल जाता है कि ऐसे कंटाजियस डिजीज़ जो कि दूषित पानी इन सब से नहीं होकर सीधे वेक्टर के माध्यम से, किसी होस्ट के माध्यम, किसी वेक्टर के माध्यम से, किसी कैरियर के माध्यम से हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, और उसकी वजह से ये कुछ डिजीज़ जो है कंटाजियस डिजीज़ होती हैं। ऐसे कंटाजियस डिजीज़ के एग्जांपल आपको मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, प्लेग है, ये सारे जो है कंटाजियस डिजीज़ हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हम करते हैं, तो ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम देखते हैं कि किस किस मोड से कैसा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि डिजीज़ हमारा कौन कौन से ऐसे मोड से ट्रांसमिट होता, संचारी रोगों का कैसे संचरण का क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये डिजीज़ जो है फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन हो सकता है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हम क्रम वाइज एक एक करके आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉपलेट कांटेक्ट की बात हम करते हैं। ड्रॉपलेट कांटेक्ट क्या चीज़ होती है? ड्रॉपलेट कांटेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? ड्रॉपलेट कांटेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉपलेट कांटेक्ट।
ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट्स कॉन्टैक्ट की बात अगर हम करते हैं तो ड्रॉपलेट मतलब कि छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में जो है वो निकल करके किसी व्यक्ति के दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसको हम ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हम खांसते हैं या छींकते हैं, कफिंग या फिर स्नीजिंग, ये दो प्रक्रियाएं जो हैं ये ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट के अंतर्गत में आती हैं। एक तो स्नीजिंग और दूसरा कफिंग, ये दो। इसके साथ साथ दूसरा हम देखते हैं कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा हम देखते हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मतलब जैसे अभी हमने बताया था कि पेशेंट तुरंत किसी छूने से भी हो जाता है, मतलब कि टच करने से, बाय द टचिंग इन द कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की बात हम करते हैं तो जैसे ही पेशेंट को हम टच करते हैं उससे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलती है तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में, जैसे फिजिकल कांटेक्ट शारीरिक कांटेक्ट में जैसे ही कोई आता है हमको वो व्यक्ति को छूने से कह सकते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने मात्र से ही हमको वो डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। और हम तीसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आपको बाय टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस, मतलब कहीं मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि ये कंटामिनेटेड सरफेस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि हमें कुछ नहीं पता, हमने वहाँ से छुआ, हमने उसको टच कर लिया, तो उससे इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नहीं हो रहा है, हम उसको जान करके कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जान करके नहीं छू रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उसको टच कर ले रहे हैं, तो उसके कारण से भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है। आगे फिर हम बढ़ते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक, अगर सूक्ष्म जीव जो होते हैं लंबे समय तक हवा में बने रहे तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है। तो क्या होता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ 4th नंबर की, तो 4th नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा कि 4थे नंबर में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब ये हवाई प्रसारण, ठीक है, हवा में जो भी उपस्थित होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे हमको लंबे समय तक उसे हमें इनहेल करने से, सांस लेने से, तो हमें जो है एक दूसरे को वो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को। आगे फिर बात करते हैं 5वें नंबर फीको ओरल ट्रांसमिशन। कल एक टर्म आया था जब आप लोग को क्वेश्चन कराते तब, फीकल ओरल, फीकल ओरल ट्रांसमिशन। फीकल ओरल ट्रांसमिशन की बात करते हैं जब हम कंटामिनेटेड, चाहे हम फूड हो और चाहे वाटर के सोर्सेस को, अगर कंटामिनेटेड मतलब संक्रमित भोजन को हम लेते हैं या संक्रमित पानी को हम इंटेक करते हैं, तो अगर ऐसे तरीके से इन्फेक्शन जो है फैल रहा है, ऐसे तरीके से इन्फेक्शन हमारे शरीर में काज हो रही है, तो कहीं ना कहीं फीकल ओरल ट्रांसमिशन के बारे में हम सोचते हैं। आगे हम अगला है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, देखिए वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है, किसी वेक्टर के कारण से, किसी इंसेक्ट या किसी कीट के कारण से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है या एनिमल से, किसी एनिमल्स के कारण से भी हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन को हम कहते हैं कि किसी वेक्टर के कारण, किसी कारण के कारण से हो रहा है। तो ये आपका जो है टोटल जो है किस तरीके से जो है हमारा संचारी रोग जो है का संचारण हो रहा है, कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके बारे में हमने आज आप सभी को डिस्कस किया। आगे फिर हम एक एक करके
आपको हम क्या बोलते हैं डिजीज़ के बारे में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी डिजीज़ होंगी उसको, और भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसके साथ साथ आपको मतलब सारे डिजीज़ को, जो भी आपकी डिजीज़ एक से एक क्रम वाइज होगा, उनको हम पूरा कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक एक अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो और इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है, जैसे कि डायग्नोसिस क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सबको आप जानते ही हैं। क्वारंटाइन अभी आपने समझ गए होंगे अपने आप को। आइसोलेट यानी अलगाव करना, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच करना, डिसइंफेक्शन मतलब आप समझते ही हैं कि किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट कर देना। जैसे कोई चीज़ कहीं इन्फेक्शन है तो उसको हम क्या करते हैं, साफ़ सफाई करके, धुल करके, और उसमें डिटॉल इस टाइप की चीज़ों को उपयोग करके और हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रांसमिशन यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोई रोग का संचरण करने या रोग संचरण होने वाला है या हो रहा है तो उसको अवरुद्ध करें, जैसे पानी गर्म करके, दूध को उबाल करके, हवा में जैसे पानी कोई वायरस फैल गया तो उस समय हम मास्क लगा करके वहाँ पर अपने आप को ढक करके वहाँ पर जाएं। तो इस तरीके से आप कुछ जो है प्रिवेंशन है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कैसे प्रिवेंट करते हैं। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ हो जाता है तो उसको तो हम बार बार बताते रहेंगे आपको, हर डिजीज़ के लास्ट में कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। तो इस तरीके से जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, डायग्नोसिस करके, नोटिफिकेशन यानी कि किसी भी अगर हम डायग्नोसिस हो गया कि ये डिजीज़ है तो हम उसको नोटिफाई करेंगे गवर्नमेंट को, या फिर आसपास के CSC पे, PSC पे, यहाँ सब आइसोलेट कर देंगे ऐसे पेशेंट को, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को अलग से अस्पताल में ले जाना चाहिए, ठीक है, और अलग रखना भी चाहिए, जिससे बीमारी जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक उसको अलग कर देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसको क्वारंटाइन कर दो, उसके प्रति जो भी उसके डिजीज़ सारी चीज़ें हैं उसका जो है इन्वेस्टिगेशन करिए, आप उसको डिसइंफेक्ट करिए, जो भी क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, या जो इन्फेक्शियस हेयर है, सेल्स स्किन है, सेल्स हैं, नेल्स हैं, जो ब्लीडिंग या फिर इस टाइप की कोई चीज़ें निकल रही हो तो वो चीज़ अलग डिसइंफेक्ट करिए, उसको हटा दीजिए। और ब्लॉक और ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप सब लोग समय समय पर बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। पानी, दूध और हवा में कीटाणु अगर फैल गया है तो आप मास्क लगाकर, मतलब इन सब तरीके से आप कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये आपको टोटल आज आपको इंट्रोडक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज़ के क्या क्या कैसे कैसे फैलते हैं, कैसे कैसा क्या क्या मोड है, क्या ट्रांसमिशन है, और कौन कौन जो है वायरल है, बैक्टीरियल है, रिकेट्सियल है, स्पायरोकीटल है, हेलमिंथेस है, प्रोटोजोआ है, जिसके कारण से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता है। इसके बारे में हमने आज आप सभी को बताया। कल की वीडियो में एक एक करके आप सभी को हम डिजीज़ वाइज डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और ये सभी लोग चाहे नेशनल हेल्थ मिशन के हों, चाहे डी फार्मा के हों, JNM है, NM है, नर्सिंग के लोग हैं, जो भी मेडिकल की एग्ज़ाम के लिए या फिर जो है आप कोई भी प्रिपरेशन मेडिकल की संबंधित कर रहे हैं या फिर विज्ञान संबंधित कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।